गुड आफ्टरनून क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग अभी तक जो गांधी के संदर्भ में गांधी जी की कार्यशैली के अंतर्गत हम लोगों ने कार्य किया है, जो आपके देखा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं गांधी से, तो हम लोगों ने उस पर सीधे फॉर्मेटिंग की है क्वेश्चन की कि कैसे सवाल बनते हैं, इस पे आज हम लोग काम करते हैं, है ना। आप ध्यान रखना है, पहला सवाल ये बनता है, आप ये चीज़ देखते हैं कि आप देखते हैं कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों का प्रवास किया। तो कितने वर्षों का प्रवास किया ये क्लियर होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और उसमें कई बार वो वापस भी आते हैं, क्योंकि घर परिवार भी है और भारत की स्थिति, ब्रिटिश सरकार उस समय यहाँ पर क्या कर रही है और भारतीय राजनेता जो उस समय हैं, देखा जाता है कांग्रेस के अंतर्गत हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, इस शैली को देखने के लिए वो कई बार भी वापस आते हैं। इसीलिए कहा जाता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष का प्रवास किया है। तो प्रवास मतलब वहाँ पर कितने वर्ष से ठहरे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, कितने वर्षों तक वहाँ पर इन्होंने संघर्ष किया है। तो आपको ध्यान रखना, सबको पता है गांधी दक्षिण अफ्रीका 1892 में तैयारी करते हैं, 93 में जाते हैं और 1915 में वापस आते हैं। जब देखा गया प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, उसी समय देखा जाता है भारत की स्थिति की नजाकत और नफासत देख करके गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कितने वर्ष प्रवास किया है, तो आपको ध्यान रखना है 21 वर्ष। कितने वर्ष प्रवास किया है? 21 वर्षों तक प्रवास किया। सीधे सवाल आता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष प्रवास किया है? 21 वर्ष रुकते हैं और कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915, 20 वर्षों के 20 देखा जाता है 21 वर्षों के पश्चात। कितने? 21 वर्षों के पश्चात। काफी लंबे समय तक वहां पर इन्होंने कार्य किया, ये हमें ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता कितने वर्ष? इसीलिए 9 जनवरी को आपको ध्यान रखना है। जब बात आती है 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी को इसीलिए पूछा जाता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको बताना होगा कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कितने वर्ष रहे, तो आप ये बताएंगे कि 21 वर्ष रहे। आगे अगला सवाल जिसमें हम लोग चलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारा है गांधी के पिता ने किस रियासत मतलब राजे रजवाड़े जो हुआ करते थे, किस रियासत में दीवानी का कार्य नहीं किया। जब हमें कोई सवाल ऐसे करना होता है, क्वेश्चन को बहुत सटीक ढंग से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ नहीं शब्द आ जाए तुरंत उसको सर्कल कर लेना चाहिए, ठीक है, या अंडरलाइन कर लेना चाहिए। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम हॉल में, जब आप पेपर सॉल्व करें, तो आपको एक चीज़ ये देखनी है कि सवाल पूछा की पॉइंट क्या है। तो गांधी के पिता, किसकी बात कर रही है? गांधी के पिता की बात हो रही है। किस रियासत में राजे रजवाड़ों की रियासतें हुआ करती थी, दीवानी में कार्य नहीं किया। तो हमें नहीं शब्द ध्यान रखना है। जैसा कि क्लास में हम लोग बात किए थे कि गांधी के पिता ने बीकानेर रियासत में कार्य किया, पोरबंदर की रियासत में भी कार्य किया और राजकोट की रियासत में भी कार्य किया। पूछा जाता है किस रियासत में कार्य नहीं किया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर ये है अहमदाबाद की रियासत में इन्होंने कार्य नहीं किया। काय का? दीवानी का। तो दीवानी का कार्य अहमदाबाद रियासत में इन्होंने नहीं किया। अहमदाबाद, एक सवाल यहाँ से बनता है कि अहमदाबाद पूछा जाता है किस नदी के तट पे है। ये आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद पूछा जाए किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी? साबरमती नदी के तट पर।
2011 यूपीएसआई का आया हुआ सवाल है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, या पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। सीधे सवाल पूछा जाए कहाँ स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो साबरमती नदी के तट पर ही साबरमती आश्रम, कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, गांधी ने की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना पूछा जाएगा गांधी ने की, गांधी ने की। सीधा आपको ये ध्यान रखना। अब एक बार फिर से आते हैं, सीधे सवाल पूछा जाता है गांधी के पिता किस रियासत में दीवानी का कार्य नहीं किया, तो बीकानेर में किया, पोरबंदर रियासत में भी किया और राजकोट रियासत में भी किया, लेकिन अहमदाबाद में नहीं किया, क्योंकि अहमदाबाद में नहीं किया। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन इसका डी सही है। क्या, कौन सा सही है, डी सही है। फिर एक बार आते हैं, पूछा जाता है साबरमती नदी साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो अहमदाबाद। सवाल पूछा है साबरमती आश्रम किस शहर में है, तो अहमदाबाद। क्लियर है ना। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया था। देखो, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जब वो देखा जाता है कि प्रिटोरिया और डरबन के बीच में जब यात्रा कर रहे होते हैं, उस समय एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है पीटर मारिट्सबर्ग। क्या नाम है इसका, पीटर मारिट्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग। पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अश्वेत होने के कारण, श्वेत अश्वेत का जो भेदभाव हो रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो गोरे और काले का विभेद अर्थात नस्लीय, श्वेत अश्वेत बोला जाए तब भी सही है, नस्लीय भेद पूछा जाए तब भी सही है, गारे को गोरे और काले की बात की जाए तब भी सही है। तो आपको ध्यान रखना है गांधी को, कहाँ, गांधी को ध्यान रखना है इस चीज को कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका कि किस रेलवे स्टेशन पर अपमानित किया गया, तो आप बताएंगे पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। कौन सा है, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ये ध्यान रखना हमें है कि पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको अपमानित किया और ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दिया था, जिसके बाद उन्होंने, देखा जाता है दक्षिण अफ्रीका में फिर ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली के विरोध में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए। पिछले सवाल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि 9 जनवरी 1915, 21 वर्षों के पश्चात दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से वापस आए। तो आपको कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है आपसे पूछा जाएगा कौन सा इसका, तो आपको बताना होगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। कितने वर्ष पश्चात, 21 वर्षों के पश्चात। कितने वर्षों के पश्चात, 21 वर्षों के पश्चात। आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्षों के पश्चात स्वदेश लौटे, स्वदेश लौटे। इसीलिए सवाल पूछा जाता है कितने वर्ष, 21 वर्ष। कब आए, 1915 में। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था। आगे देखते हैं गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। सीधे सवाल आता है कि गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था। तो जब ये 1901 कांग्रेस के अधिवेशन, 1901 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जब ये शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता दिनसा जी वाचा करते हैं, उस अधिवेशन में ये 3 दिनों तक लगातार 3 दिन अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं और बिना कुछ बोले, कोई तर्क कोई कुतर्क, सिर्फ
एक कार्य से अधिवेशन की सिर्फ कार्यशैली को समझा और क्या कौन नेता राजनेता कैसा क्या बोल रहा है जो देश के आगे स्वतंत्र होने में या स्वराज की प्राप्ति के लिए देखा जाता है, किसकी देखा जाता है, कैसी शैली ये भूमिका के रूप में देखी गई जा रही है, इस पर काफ़ी नज़र रखी उन्होंने। प्रभावित होते हैं एक आदमी से, गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए सवाल पूछा जाता है गांधी के राजनीतिक गुरु, गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, CR दास और दादा भाई नौरोजी। ये भी देखा जाता है एक महान नेता उस समय है। तो आपको क्वेश्चन के वाइड हम चलते हैं थोड़ा, आपको बात करते हैं बीजी तिलक की बात की जाती है तो एक गरम दल के नेता थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और बहुत साहसी, बहुत निडर, उस समय राष्ट्रवादी नेता थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। CR दास की बात करते हैं। CR दास का मतलब चितरंजन दास, बाबू चितरंजन दास की बात की जाती है। ये देखा जाता है पश्चिम बंगाल से देखा जाता है, बिलोंग करते हैं और देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया इन लोगों ने। लेकिन इन लोगों की संघर्ष की जो एक शैली थी वो बड़ा पॉजिटिव वे में चलती है। धीरे धीरे कैसे अपनी मांगों को, अपने अपनी मांगों को एक अच्छी, स्वस्थ और स्वच्छ विचारधारा के तहत अपनी मांगों को मांगते हुए ब्रिटिश सरकार के विरोध में कार्य करते हैं कि हमारा यदि हक है तो हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार देखा जाए कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते हैं। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास इनसे अलग हो जाते हैं और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसलिए इन्होंने आगे स्वराज पार्टी को स्टेबल किया, आगे कार्य करते रहे। दादा भाई नौरोजी, इन्हें वयोवृद्ध कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा निम्न में से वयोवृद्ध नेता कौन सा है? दादा भाई नौरोजी। इनकी एक देखा जाता है एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत पूछा जाता है, किसका, किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक है द ब्रिटिश, देखा जाता है इनकी एक पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके एक पुस्तक है। काफ़ी उस पर देखा जाता है इन्होंने कार्य किया है और उस पुस्तक के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि कैसे अपनी मांगों को, और देश में जो शोषण हो रहा है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें आर्थिक रूप से शोषण वाली विचारधारा के तहत ड्रेन थ्योरी जो सिद्धांत है, कि ड्रेन थ्योरी का जो सिद्धांत है कि कैसे हमारे धन का बहिर्गमन हो रहा है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में देखा गया है कि धन निष्कासन, धन बहिर्गमन या ड्रेन थ्योरी के सिद्धांत पर कार्य किया है, कि देखा गया है कि आर्थिक रूप से ब्रिटिश सरकार कैसा शोषण कर रही है। तो इस प्रकार से देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। बीजी तिलक इसमें गरम दल के नेता हैं। CR दास, इन्होंने स्वराज पार्टी स्टेबल की थी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया, जिनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आगे देखते हैं अगला सवाल जिस पे हम बात करते हैं, गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन का क्रम। आपको पता है गांधी के द्वारा, गांधी ने चंपारण की बात करते हैं। चंपारण जो सत्याग्रह होता है 1917, सीधे सवाल पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 को। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, जो जगह बिहार में है। और चंपारण आने का न्योता गांधी को राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में देते हैं और गांधी 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित होते हैं और इसीलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह में था क्या? नील की 3 बटे क्या था? आपको ध्यान रखना है कि नील की
3/20 भाग, नील की 3/20 भाग पर खेती करना, नील की 3/20 भाग पर नील की खेती 3/20 भाग पर करना अनिवार्य था। इस समस्या के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया, जिसे हम नील की तिनकठिया पद्धति के नाम से इस खेती को जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। चंपारण सत्य कहाँ है? बिहार में। चंपारण आने का न्योता गांधी को किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें देखा जाए कि पहला गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों का क्रम नंबर 1 पे जाएगा चंपारण। तो किसमें एक है, सीधे मिल जाता है। लेकिन हम लोग डिस्कशन पूरा करेंगे। आगे देखते हैं अहमदाबाद और खेड़ा। ये देखा जाता है दोनों 1918 में होते हैं। ये भी 1918 में है और ये भी 1918 में है। अब ये भी 1918 में है, ये भी 1918 में है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना, इसमें पहले कौन हुआ? इसमें पहले होता है अहमदाबाद, क्योंकि ये होता है 15 मार्च और ये बात आती है 22 मार्च। 15 मार्च 22 मार्च की बात आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो हमारा अहमदाबाद। तो पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद में मिल मजदूरों द्वारा किया गया जो आंदोलन होता है, प्लेग नामक बीमारी के द्वारा काफ़ी जनधन की हानि हो चुकी होती है। इसके तहत लोग गांधी से मिलते हैं और देखा जाता है भत्ता अर्थात बोनस की मांग करते हैं, जिसके तहत गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। सवाल पूछा जाता है कि गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की है? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल की। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पर कौन है? खेड़ा। खेड़ा किसान सत्याग्रह है, किसान आंदोलन होता है खेड़ा में। खेड़ा एक तालुका है। कहाँ है? आपको बताना होगा कि खेड़ा तालुका गुजरात में पड़ता है, जहाँ के किसानों द्वारा किया गया यह एक सत्याग्रह अर्थात एक आंदोलन था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में लोग किसान वहाँ के गांधी से मिलते हैं और आंदोलन के लिए आग्रह करते हैं। तो खेड़ा में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन जो था, जिसका मूल कारण था सूखा पड़ जाने के कारण, अकाल पड़ जाने के कारण, किसानों द्वारा लगान समय से न जमा करने के कारण, इसलिए ब्रिटिश सरकार ज़बरदस्ती लगान वसूल कर रही, इसलिए किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया, जिसका सहयोग गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन सीधे सवाल पूछा जाता है कब होता है? 1 अगस्त। कौन सी डेट थी? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाएगा कि नेतृत्व किसने किया, तो आप बताएंगे नेतृत्व किसने किया है? तो गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया है। असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920। कब? 1 अगस्त 1920 को। उद्देश्य था कि 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का। सवाल पूछा जाता है किस आंदोलन के तहत 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का उद्देश्य था? तो असहयोग आंदोलन के तहत गांधी ने उद्देश्य रखा था कि 1 वर्ष में आपको स्वराज दिलाएंगे, जिसके अंतर्गत कांग्रेस में भी बड़ी फूट पड़ गई थी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। डेट पूछी जाए 1 अगस्त 1920। किसने नेतृत्व किया? गांधी ने नेतृत्व किया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें, 1 चंपारण, दूसरे नंबर पे आपका आएगा अहमदाबाद, तीसरे नंबर पर आएगा खेड़ा, चौथे नंबर।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे आंसर पूछा जाएगा तो 1 3 2 4 गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन का क्रम, पहले चंपारण 1917, अहमदाबाद 15 मार्च 1918, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। आगे देखते हैं अगला सवाल। किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? देखो, किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया? सबको पता है, चंपारण 1917। कब? 1917। किसने किया? गांधी। कंफर्म है, हम पिछली डिस्कशन। खेड़ा 1918। कब? 1918। किसने किया? ये भी गांधी। असहयोग 1920। कब हुआ? 1920। किसने किया? गांधी। बारदोली ये देखा जाता है 1928। बारदोली में जो आंदोलन होता है 1928 में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में आंदोलन एक होता है, जिसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने कहीं किया है, तो आप बताएंगे बारदोली। लेकिन आपसे पूछा जाए बारदोली हुआ कब था? 1928। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री होते हैं, ध्यान रखना है। भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क का नाम आता है, बिस्मार्क देखा जाता है जर्मनी के थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब देश स्वतंत्र हुआ है उस समय देखा जाता है भारत का एकीकरण करते हैं, जिसके अंतर्गत 262 रियासतें और उसके बाद 3 रियासतें देखा जाता है जिन्होंने नहीं अपने आप को शामिल किया था भारत के गणतंत्र में, उनको भी शामिल कराया। तो कुल मिला के देसी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। पूछा जाए भारत में कुल देसी रियासतें कितनी थी, आपको बताना होगा 565, जिसमें 562 देसी रियासतों ने स्वतः विलय किया, जबकि 3 रियासतों ने स्वतः विलय नहीं किया। उन 3 रियासतों का नाम आता है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर रियासत का विलय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तहत किया गया। ध्यान रखना, जब कबीलियाइयों ने पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तानी जो देखा जाता है उग्रपंथी लोग थे, कबीलियाई लोग थे, वो जो है कश्मीर पर अधिकार करने का प्रयास किया। तब महाराजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ संबंध बनाते हुए और भारत के अधिकार क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का विलय करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा जाता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो सवाल पूछा जाता है जम्मू कश्मीर का विलय किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत। जूनागढ़ रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा, क्योंकि जूनागढ़ जो रियासत थी, जूनागढ़ का जो नवाब था वो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान चला गया था। लेकिन वहाँ का जो जनमानस था, जूनागढ़ का जो जनमानस था, वो भारत में स्वेच्छा से रहने के लिए तैयार था। इसीलिए पूछा जाता है कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ, तो जनमत संग्रह के द्वारा। तो देखा जाता है तीसरी एक रियासत है जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद रियासत एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी। निजाम वहाँ के शासक हुआ करते थे। बताया जाता है कि निजाम के नाम से उस समय वो रियासत जानी जाती थी। तो हैदराबाद की रियासत के तहत ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्यवाही की गई और पुलिस कार्यवाही के तहत हैदराबाद का विलय किया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखना है कि भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के थे,
जर्मनी का एकीकरण किया था, इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया और 565 रियासतों का एकीकरण किया जो भारत के गणतंत्र में शामिल किया, जिसमें 562 ने स्वेच्छा से शामिल किया और 3 रियासतों को शामिल करने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो सवाल पूछा जाता है कौन कौन सी वो रियासतें हुई जिनको शामिल करने में भारत सरकार ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे जिनको संघर्ष करना पड़ा। तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के तहत जम्मू कश्मीर का विलय, ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिस कार्रवाई के द्वारा विलय, हैदराबाद रियासत का विलय। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं किस आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने नहीं किया। तो चंपारण का किया, सही। खेड़ा का किया, सही। बारदोली असहयोग आंदोलन किया, सही है। नहीं तो आपका ये आंसर सही है। कौन सा? बारदोली, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। आगे देखते हैं गांधी को महात्मा किसने कहा। पिछली क्लास में डिस्कशन किए थे, पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किए। जब चंपारण में 3/20 भाग पर नील की खेती करना जो अनिवार्य था, उस समस्या से जब देखा जाता है मुक्ति मिलती है, और ये बहुत देखा जाता है एक संघर्ष का सवाल था। इस संघर्ष को देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े दार्शनिक हैं। उन्हें गांधी के व्यक्तित्व को उन्होंने फील किया, और गांधी के व्यक्तित्व को फील करते हुए देखा गया है कि जब गांधी के व्यक्तित्व को फील किया उसी दौरान उनको लगा कि ये व्यक्ति कुछ आगे अच्छा करेगा। इस अच्छा करने के संदर्भ में उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये है महात्मा है, जो देखा जाता है कि पूरी तरह से नॉन वायलेंस हो करके, कोई वायलेंस नहीं, कोई हिंसा नहीं, अहिंसा की बल पर इन्होंने देखा जाता है कि जो बड़ा इतना कार्य किया, इस कार्य के लिए उनको सराहना मिलती है। तो गांधी को महात्मा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ध्यान रखना है, गांधी को महात्मा किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। गांधी ने सबसे पहला भाषण कहाँ दिया था? पूछा जाता है कि गांधी ने सबसे पहला भाषण कहाँ दिया? चंपारण, लखनऊ, वाराणसी, पटना। गांधी ने सबसे पहला अपना जो भाषण दिया, पूरी तरह से जिसे ऑफिशियल भाषण कहते हैं, ऑफिशियल भाषण जो रिकॉर्ड में रहता है, और रिकॉर्ड में जब जो चीजें रहती हैं उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। जहां पर देखा जाता है वायसराय खुद बैठे हैं, वहां पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय खुद बैठे हैं। तो सार्वजनिक रूप से गांधी के द्वारा दिया गया जन भाषण कहां दिया गया है? तो आपको बताना होगा वाराणसी में। कहां दिया गया है? तो आपको बताना होगा वाराणसी। क्यों? क्योंकि देखा जाता है कि 1916 में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 में BHU की स्थापना होती है। 1916 में BHU की स्थापना होती है। और जब BHU की स्थापना होती है किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो सवाल पूछा जाता है BHU की स्थापना कब हुई? 1916। किसने की? मदन मोहन मालवीय। तो BHU की स्थापना, तो आपको ध्यान, BHU की स्थापना होती है किसके? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन, इनको महामना कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी ने सबसे पहला भाषण कहाँ दिया? तो आपको ध्यान रखना, वाराणसी या बनारस। कब दिया? 1916 में। कब दिया था? 1916 में। क्यों? क्योंकि 1916 में BHU की स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो आपसे पूछा जाता है BHU की गांधी ने सर्वप्रथम अपना जो भाषण दिया BHU की स्थापना में दिया, जहां पर स्वयं
द्वितीय देखा जाता है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय स्वयं उपस्थित है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916। बीएचयू की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना का मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, लेकिन बीएचयू का शिलान्यास किसने किया था? तो सीधे सवाल आता है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बीएचयू का शिलान्यास किया जाता है। कब? 1916। इसी स्थापना पर, इसी शिलान्यास के बाद गांधी को बोलने का मौका मिलता है, तो गांधी ने सर्वप्रथम अपना जन भाषण दिया। कहाँ? वाराणसी या बनारस। आगे देखते हैं। अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। अहमदाबाद में, कहाँ? अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में किसने हिस्सा लिया? तो ध्यान रखना है, मजदूर वर्ग, ए ऑप्शन, सेना, किसान, जनता। भैया हमने सीधे सीधे बात की है कि अहमदाबाद में गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में किसने हिस्सा लिया? तो पहले मिल मजदूरों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो क्या है? मजदूर वर्ग, किसके द्वारा? मिल मजदूरों के द्वारा, मिल मजदूरों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। मिल मजदूरों के द्वारा चलाया गया, मिल मजदूरों के द्वारा देखा जाता है कि मिल मजदूरों के द्वारा इस आंदोलन को गांधी ने उनकी समस्या को निराकरण करते हुए उनके सहयोग के साथ आंदोलन में सफलता प्राप्त की, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने भूख हड़ताल की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में किसने हिस्सा लिया? तो आप बताएं, मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग था? मजदूर वर्ग था भैया। तो 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व गांधी ने किया। जो समस्या थी, प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसमें देखा गया है कि मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया था, काफ़ी जनधन की हानि हुई थी। इसलिए देखा जाता है मजदूर वर्ग इसमें बहुत संघर्ष किया है, और इसी आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी ने भूख हड़ताल की थी। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व, सीधे सवाल पूछा जाता है, खेड़ा का सत्याग्रह का नेतृत्व, खेड़ा सत्याग्रह गांधी ने किया कब? 1918। कब? 1900। डेट पूछी जाए 22 मार्च 1918। डेट नहीं आती है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, सन पूछा जाए कब, तो आप बताएंगे मार्च 1918। खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व गांधी ने किया 22 मार्च 1918, क्योंकि खेड़ा के किसान लगान देने में असमर्थ थे, क्योंकि अकाल सूखा पड़ा हुआ था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान गांधी से मिलते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह करते हैं, जिसके तहत गांधी ने इस आंदोलन को भी सफल बनाया। निम्न में से कौन सी घटना सर्वप्रथम हुई थी? अब देखो, हमें जब तक इसका एक एक का नहीं पता होगा तब तक हम घटना सर्वप्रथम पकड़ नहीं पाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। क्लियर? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, मार्च 1919, ध्यान रखना, मार्च 1919। रॉलेट एक्ट कब होता है? मार्च। डेट भी बहुत पूछे तो आपको 17 मार्च बताना है, लेकिन डेट हमें इतना नहीं आती, लेकिन इन सब की डेट पता होना चाहिए। तो मार्च 1919। सवाल पूछा बेलग्राम अधिवेशन 1924। अब देखो इसमें कौन भैया पहले हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड,
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट मार्च 1919, बेलग्राम अधिवेशन 1924। अब देखो जो कौन पहले हुआ भैया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम जो घटना होती है वो है आपका रॉलेट एक्ट। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक घटना घटित होती है, जिसको कहा जाता है बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। इसी को कहा गया है, आपको ध्यान रखना है कि बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, बिना दलील। इसको हमें बहुत ठीक से ध्यान रखना है। सीधे सवाल पूछा जाता है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट है क्या? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट गठित होता है, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश की स्थिति नाजुक हुई है। इस स्थिति के द्वारा, इस स्थिति के तहत देखा जाता है लगान, रेवेन्यू आना चाहिए। सीधे निर्देश ये, ना हम कोई अपील आपकी सुनेंगे, ना कोई दलील सुनेंगे, ना कोई वकील की बात है, हमें सर रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक्ट बनता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार जबरदस्ती वसूल करना आरंभ करती है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले घटना कौन घटित होती है? रॉलेट एक्ट। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा है कहाँ? गोरखपुर। चौरी चौरा कांड घटना 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में घटित होती है। असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों ने, देखा जाता है पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में एक मुठभेड़ होती है, जिसमें बहुत सारे, देखा जाता है बहुत आंदोलनकारी भी शहीद होते हैं। लेकिन आंदोलनकारियों की भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें देखा जाता है लगभग 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती, जिसके कारण ये घटना घटित होती है। चौरी चौरा है कहाँ? गोरखपुर। असहयोग आंदोलन हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। 1 अगस्त 1920 गांधी के नेतृत्व में, उद्देश्य 1 वर्ष में स्वराज देने का, 1 वर्ष में स्वराज दिलाने का ये उनका उद्देश्य था। नेतृत्व गांधी ने किया। बेलग्राम अधिवेशन, असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी को 6 वर्ष का कारावास होता है, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण 2 वर्ष में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में उनका विरोध होता है, आम जनमानस में भी विरोध होता है, जिसकी वजह से उनके स्तर को उठाने के लिए, गांधी के स्तर को उठाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी के नेतृत्व में अधिवेशन करने का निर्णय लिया। लेकिन उत्तर भारत में खासा विरोध होने के कारण यह अधिवेशन दक्षिण भारत ले जाया गया और दक्षिण भारत में यह आंदोलन बेलगांव, ध्यान रखना बेलगांव है जो बेलग्राम अधिवेशन होता है। तो बेलग्राम अधिवेशन पूछा कब होता है? 1924। बेलग्राम अधिवेशन का अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए, अधिवेशन की अध्यक्षता, सीधे सवाल पर आता है बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसने की? गांधी ने की। किसने की? गांधी ने की। सिर्फ एकमात्र ये अधिवेशन है, सिर्फ एकमात्र अधिवेशन है जिस अधिवेशन में गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। तो आपको कभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है रॉलेट एक्ट। तो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 और बेलगांव अधिवेशन 1924। तिनकठिया प्रथा क्या थी? तिनकठिया प्रथा 3/20 भाग पर कहवा की खेती? नहीं, 3/20 भाग नील की खेती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 3/20 भाग पर चाय खेती? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3/20 भाग गन्ने? बिल्कुल नहीं। तो तिनकठिया पद्धति चंपारण के किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि कुल भूभाग के तहत उसमें 3/20 भूभाग पर, अर्थात कुल भूमि का 15% भूमि पर
नील की खेती करना अनिवार्य था, जिस समस्या को लेकर के चंपारण से राजकुमार शुक्ल 1916 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी को चंपारण आने का न्योता देते हैं, जिसके तहत गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। तो क्या है 3/20 भूभाग पर, 3/20 भूभाग पर नील की खेती। तो ये सवाल कौन सा सही है, ये सही है आपका। तिनकटिया प्रथा क्या थी, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो इसका विकल्प कौन सा सही हमारा है, विकल्प इसका दूसरा सही है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम पिछली क्लास में बताए हैं 1920। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व पूछा जाए, किसने किया, गांधी। किसने किया, गांधी। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य पूछा जाए तो 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज। असहयोग आंदोलन के दिन की शुरुआत डेट पूछी जाए तो 1 अगस्त। 1 अगस्त अंडरलाइन करते हैं, बीजी तिलक की मृत्यु। किसकी हुई थी, बीजी तिलक की मृत्यु। तो आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आप क्या बताते हैं, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। असहयोग आंदोलन हुआ कब, 1920। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, गांधी। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, 1 वर्ष में स्वराज। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। सवाल पूछा है 1 अगस्त 1920 को किसकी मृत्यु होती है, बीजी तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, आपको इसका आंसर देना होगा 1920। कब हुआ, 1920 को, ये ध्यान रखना हमें है। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। सबकी डेट सेम है, 13 बड़ा कंफ्यूज होता है, तो क्वेश्चन जैसे ये बनता है। तो 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1921, 13 अप्रैल 1918। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखना, 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखना है। कब, बैसाखी के दिन। कहाँ, किस डेट को, दिन पूछा जाए तो बैसाखी के दिन। कहाँ, अमृतसर पंजाब। कहाँ, अमृतसर पंजाब। बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब, दिन पूछा जाए बैसाखी के दिन, कहाँ, अमृतसर पंजाब। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब। पुलिस के द्वारा जनरल ओ डायर के आदेश पर जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एकत्रित भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। तो सवाल पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। किस दिन, बैसाखी के दिन। कहाँ, अमृतसर। कहाँ पड़ता है, पंजाब। किसने गोली चलाने का आदेश दिया, जनरल ओ डायर ने। किसने, जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी गठित होती हैं, एक आयोग, एक कमेटी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा हंटर कमीशन 1919 को गठित किया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच समिति का गठन किया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट 13 अप्रैल 1919, कहाँ, अमृतसर, कहाँ, पंजाब। किस दिन, बैसाखी के दिन। किसने गोली चलाने का आदेश दिया, जनरल ओ डायर ने। सवाल पूछा जाता है हंटर कमीशन किसकी जांच के लिए गठित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। सवाल पूछा जाता है कि
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच समिति का गठन किया? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। तो खिलाफत आंदोलन का, पहली बात हमें पता होगा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शौकत अली। इसका आंसर कौन सा सही है भैया? इसका आंसर सही है शौकत अली। इसका आंसर क्या सही है? शौकत अली। अली बंधु थे। अली बंधु का बात आती है, दो लोग हैं, सिर्फ सिंगल नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि सिंगल नाम नहीं है। अली बंधु कौन है? अली बंधु। अली बंधुओं में दो नाम आते हैं, एक शौकत अली, एक मोहम्मद अली। कौन कौन? शौकत अली और शौकत अली, मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली और मोहम्मद। लेकिन आपके ऑप्शन में, विकल्प में सिर्फ एक है, तो आप क्या टिक करेंगे? शौकत अली। अच्छा, खिलाफत आंदोलन हुआ कब? अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन आपको ध्यान रखना कब हुआ है, तो आपको बताना होगा अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? अक्टूबर 1919। खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया? अली बंधुओं ने। अली बंधुओं ने किसने किया? अली बंधुओं ने। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। इसके तहत देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपका सही है कौन सा? शौकत अली। कौन सा सही है? शौकत अली। अब हम कुछ और भी बात कर लें। मोहम्मद अली जिन्ना वो नाम है जिसने 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की थी। ये मोहम्मद अली जिन्ना की जब आप लोग बात करते हैं तो इनके लिए बहुत एक बात आती है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन सा व्यक्ति है? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? 1940। मुस्लिम लीग के 1940 लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग की। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग किसने की, तो आप बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। पृथक राष्ट्र पाकिस्तान, भारत से अलग पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुस्लिम लीग के 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करने वाले व्यक्ति जो हैं उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। अब पूछा जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की? तो पाकिस्तान शब्द की रचना पूछी जाए, चौधरी रहमत अली ने की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द की रचना की। आपसे पूछा जाए पाकिस्तान शब्द की रचना, जैसे पंजाब है, पा से पंजाब, का से कराची, सी से सिंध, ता से बलूचिस्तान, ऐसे करके पाकिस्तान शब्द की, तो पूछा जाता है कि पाकिस्तान शब्द की रचना किसने की, तो क्या बताएंगे? चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द की रचना करने वाले चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में। ठीक है। सवाल पूछा है पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने की। पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की? 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। ये
ध्यान रखना है। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, दो ऑप्शन आपके और इनसे भी सवाल क्या बनते हैं ये भी हमें ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का संस्थापक, सीधे पूछा जाता है, मुस्लिम लीग का संस्थापक पूछा जाए, नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन है? नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग का संस्थापक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है और मुस्लिम लीग की स्थापना होती कहाँ है? ढाका अर्थात बांग्लादेश में। इस समय जिसकी राजधानी है, कुछ समय पहले ये भारत का अंग हुआ करता था, इसे बंगाल के अंतर्गत था। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आगा खां। किसने की? आगा खां। मुस्लिम लीग के ढाका अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आगा खां करते हैं। आगे जब पढ़ाएंगे, देखा जाता है आगे जब हम लोग क्लास आगे पढ़ेंगे उसमें पूरी तरह से इसका हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखा गया कि तुर्की का विभाजन होता है। तुर्की के विभाजन के बाद खलीफा के पद को समाप्त किया जाता है, जिसके तहत पूरे विश्व में देखा जाए, मुस्लिम बाहुल्य वाले देशों में देखा गया है कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, जिसके तहत भारत में अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। उसमें अंतर्गत कौन कौन थे? अली बंधुओं में एक शौकत अली और एक मोहम्मद अली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो शौकत अली। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया? अभी पढ़े हैं रॉलेट एक्ट। एक बार चीजें अगर ठीक से पकड़ में आती गई, और इसीलिए जीएस का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, आप कितना घिसते हैं चीजों को। जितना चीजों को आप घिसेंगे एग्जाम हॉल में, कम समय के साथ आंसर क्लिक हो जाएगा, शार्पनेस आती है। जीएस का मेन फोकस यही होता है, कितना आप घिस के चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जितना आप पसीना यहाँ बहा लेंगे तो एग्जाम हॉल में उतना आपको खून नहीं बहाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जितनी मेहनत यहाँ कर लेंगे, जितना घिस लेंगे, एग्जाम हॉल में देखते क्षण क्वेश्चन टिक हो जाएगा। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा गया है? रॉलेट एक्ट को कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? अभी हम बता गए थे, अमृतसर है। कौन सा शहर है? अमृतसर। कहां पड़ता है? पंजाब में। कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में। और उस एकत्रित भीड़ पर जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके तहत देखा जाता हजारों लोगों की नृशंस हत्या हो जाती है, जिसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार, हंटर कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया है। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना के तहत महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर या नाइट की उपाधि वापस कर दी, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस की। तो सवाल पूछा जाता है कि कैसरे हिंद की उपाधि गांधी के द्वारा किस घटना के तहत वापस की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के तहत गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। सर या नाइट की उपाधि किसने वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की। किस घटना के तहत? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के तहत। राय बहादुर की उपाधि किसने वापस की? जमुनालाल बजाज ने वापस की। किस घटना के तहत? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के तहत। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये शहर कहाँ है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब।
हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के तहत हुई? जलियांवाला बाग। कौन सी घटना? जलियांवाला बाग घटना के तहत। आपको पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। कब होता है? 1905। रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919। 1857 विद्रोह। सवाल पूछा था 1857 जो विद्रोह होता है, देखा गया है कि यह एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसकी वजह से उस समय तो देखा गया है कि त्वरित परिणाम तो नहीं मिलते, लेकिन दूरगामी परिणाम बहुत इसके थे। तो 1857 विद्रोह नेक्स्ट टॉपिक, जब आगे हम टॉपिक इसको पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, और ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। 1857 रिवोल्ट जो है। तो आपसे पूछा जाए हंटर कमीशन की नियुक्ति किस घटना के तहत हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर कमीशन की नियुक्ति सवाल पूछा कब होती है? 1919। ध्यान रखना। क्लियर है? आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। बंगाल में बंग भंग इसको कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना किस आंदोलन का लक्ष्य था? बहुत बढ़िया सवाल। एक वर्ष की जैसे गांधी बात करते हैं कि एक वर्ष में, तुरंत कांग्रेस में फूट पड़ने लगती कि ऐसा कैसे, कोई क्या जादू की पुड़िया है जो गांधी जी खोल देंगे स्वराज मिल जाएगा? नहीं, गांधी का अपना एक विचार है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो गांधी की इस विचारधारा का विरोध करते हैं। लेकिन गांधी ने जो देखा जाता है अपना एजेंडा बनाया था, उसमें बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए। खास करके इस आंदोलन से युवा बहुत प्रभावित हुआ कि एक वर्ष में स्वराज मिल जाएगा, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र रूप से स्वराज, अपना राज अपने द्वारा, अपने लोगों के द्वारा स्वतंत्र पूर्वक राज करना ही स्वराज होता है। ये देखा जाता है एक वर्ष का जो लक्ष्य था, एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी ने किया था। इस आंदोलन, लेकिन जब यह आंदोलन वापस लिया जाता है 1922 में, तो सबसे ज्यादा नुकसान में कौन पहुंचते हैं? युवा ही पहुंचता है, क्योंकि नौकरियां छोड़े थे, छात्र स्कूल छोड़े थे। देखा जाता है बहुत सारे दफ्तर में युवा काम कर रहे थे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या देखा जाता है कि गवर्नमेंट कोई सेक्टर हो। लोग सड़क पर आ गए कि आंदोलन की, ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली का हम लोग असहयोग करेंगे। असहयोग कुछ नहीं, वायलेंस बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल हिंसा नहीं थी कि हम ब्रिटिश सरकार का जब असहयोग करेंगे तो परेशान होकर हमारे देश की बागडोर हम लोगों के हाथ में दे देंगे। लेकिन ऐसा ब्रिटिश सरकार कैसे करती? और एक मौका, चौरी चौरा घटना के तहत, वायलेंस होता है, हिंसा होती है, उसी के तहत ब्रिटिश सरकार आंदोलन कुचलने को तैयार हो जाती है, जिसके तहत गांधी को 12 फरवरी 1922, जब गांधी बारदोली में थे, जब जानकारी प्राप्त होती है, तुरंत गांधी आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तुरंत वापस ले लेते हैं। और 10 मार्च 1922 को गांधी को 6 वर्ष का कारावास हो जाता है, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण उन्हें 2 वर्ष बाद रिहा कर दिया जाता है। तो एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करना किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन, जो 1920 नेतृत्व गांधी ने किया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में है? आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर में। ध्यान रखना, सीधे सवाल आता है, चौरी चौरा नामक स्थान कहाँ है? यह एक पुलिस थाना है। चौरी चौरा एक कस्बा है, वहाँ पर एक पुलिस थाना है, और उस कस्बे में हिंसक देखा जाता है कुछ लोग आंदोलन
कार्यों और कुछ हिंसक लोगों के बीच गतिविधि होती है। सवाल, एक इतिहासकार तो लिखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की सोची समझी चाल थी कि आंदोलनकारियों का रूप बना करके अपने लोगों को आंदोलन में शामिल कर दो, और उसके बाद में जब पुलिस आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तब आप लोग विद्रोह करना, जिससे जब आप लोगों पर पुलिस आक्रमण करेगी तब आंदोलनकारी भी आपके विरोध में आएंगे, तब आप इस आंदोलन को दबा दें। कुल मिला के ब्रिटिश सरकार की कार्य से सोची समझी नीति कि आंदोलन को किसी न किसी प्रकार हिंसक बना दो, और उसके बाद में फिर जवाबदेही कोई नहीं होगी, हम आंदोलन को दबा देंगे। वही हुआ 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा नामक घटना स्थल पर एक कांड होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। बहुत आंदोलनकारी भी शहादत को प्राप्त करते हैं, और देखा जाता है जिसके तहत आंदोलन हिंसक मोड़ ले लेता है, और इसी घटना के तहत गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब वापस हुआ? 22, 23, 21, 24, भैया सीधे सीधे टिक कर दो। 5 फरवरी को घटना होती है, 12 फरवरी को आंदोलन वापस लिया जाता है, और गांधी को 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष का कारावास होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी को कितने वर्षों का कारावास हुआ? सीधे 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अभी यूपीपी में सवाल आया था कितने वर्षों का कारावास हुआ था? 6 वर्ष का कारावास हुआ था। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और 6 वर्ष का कारावास होता है, लेकिन स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। आगे, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923। स्वराज पार्टी, अब असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद स्थितियां जस्ट अपोजिट होती हैं, और अपोजिट होती हैं। कांग्रेस में 2 विचारधारा के लोग, 2 धाराओं में लोग चलना शुरू कर देते हैं। एक गांधी के सपोर्टर, दूसरी गांधी के जो अपोजिट थे। इसके तहत अपोजिट जो गांधी के थे, उन्होंने देखा कि कांग्रेस में रह करके चीज़ें हम नहीं कर सकते, जिसके तहत 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता। कब होता है? 1923 स्वराज पार्टी का गठन होता है, और स्वराज पार्टी की स्थापना पूछी जाती है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? तो स्थापना आपको बताना होगा क्या? CR दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू। सवाल पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष ये थे CR दास। सवाल पूछा जाता है महासचिव, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ये सवाल आता है, ध्यान रखना है कौन अध्यक्ष है कौन महासचिव है, तो इसको बहुत ठीक से पकड़ना होगा। ये क्या थे? महासचिव। बहुत बड़ा पद ये भी होता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, CR दास और मोतीलाल नेहरू। और स्वराज पार्टी की देन है कि सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वराज पार्टी के एक कैंडिडेट हैं विट्ठल भाई पटेल, जिन्हें केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहली बार स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। कब? 1925 में। तो सवाल सन की बात नहीं पूछा, सवाल पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय है जिसे सर्वप्रथम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया? तो विट्ठल भाई पटेल। कौन है? विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल अर्थात सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला।
केंद्रीय विधानमंडल अर्थात स्पीकर इस समय कौन है लोकसभा? ओम बिरला। वही पद है जिसे सर्वप्रथम भारतीय नियुक्त हुए हैं विट्ठल भाई पटेल। और सब ध्यान रखना है, सर्वप्रथम पूछा जाए भारतीयों को सांसद बनने का गौरव कब प्राप्त हुआ, किस पार्टी की देन है? सर्वप्रथम भारतीयों को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ है स्वराज पार्टी की वजह से। स्वराज पार्टी की देन है जिसकी स्थापना 1923 में होती है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। CR दास अध्यक्ष हैं, मोतीलाल नेहरू महासचिव। पूछा जाता है स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सीधे सवाल आता है, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अभी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कौन है? CR दास, चित्तरंजन दास, मुंशी चित्तरंजन दास, है ना? बंगाली हैं, दास, बनर्जी, चटर्जी, टैगोर, बोस, जैसे नाम आ जाएं तुरंत दिमाग में लगाना है कौन है? सब बंगाली। बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत बुद्धिजीवी होते हैं बंगाली। इसीलिए आप देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व राजनीतिक गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार के साथ कंधे में कंधा मिलाकर कौन काम कर रहे थे? बंगाली। बंगालियों ने ही सबसे पहले राजनीतिक संस्थाओं बनाने का कार्य किया। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की जाती है, जो भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 28 दिसंबर 1885 को गठित होती है, लेकिन क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं गठित हुई थी, लेकिन वो सब अपने अपने निजी स्वार्थ, निजी उद्देश्यों के लिए गठित की जाने वाली संस्थाएं थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी संस्था गठित हुई थी जहां पर देश के सब कोने से लोग थे, सब वर्ग से लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा वकील थे। लेकिन सवाल पूछा जाता है पहली राजनीतिक संस्था कौन है, तो आपको बताना होगा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में गठित होती है, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने की थी, जिसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। तो स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? CR दास। ध्यान रखना है। तो हम जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बंगाली थे, बंगाली बुद्धिजीवी होते हैं, दास, चटर्जी, बोस, टैगोर, बनर्जी जो भी हों, ये सब बंगाली। इसीलिए सबसे पहली भारत में राजनीतिक संस्था गठित करने वाले भी बंगाली थे। क्लियर है? लैंड होल्डर सोसाइटी, सीधे सवाल पूछा, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 द्वारकानाथ टैगोर, जिसका उद्देश्य जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। 1916 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ। 1916 कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाता है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा जाए किसने की है, तो किसने की है? अंबिका चरण मजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। उन्नीस 1916 कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ। 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। इसी अधिवेशन में गांधी को चंपारण आने का न्योता मिलता है। इसी अधिवेशन में गांधी को चंपारण आने का न्योता मिलता है। इस चीज को ध्यान रखना। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन पूछा जाता किसने किया? बहुत बढ़िया सवाल। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? गांधी ने किया। कहां किया? इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन पूछा जाता है
गांधी ने कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया भैया? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन अखबार जो है 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कितनी भाषाओं में? 4। कितनी? 4 भाषाओं में। ध्यान रखना भैया, 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन गांधी ने किया। प्रकाशन कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता था? 4 भाषाओं में। नंबर 1 गुजराती, नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 अंग्रेजी और नंबर 4 तमिल। कौन सी? तमिल। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कब किसने किया? गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी भाषाओं में हुआ? 4 भाषाओं में हुआ। कौन कौन सी? गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल। 4 भाषाओं में प्रकाशित हो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार। देखो दक्षिण अफ्रीका में काम क्या किए? इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ध्यान रखना है, ये बड़े बड़े कार्य किए, है ना। और देश से बाहर रहकर हिंद स्वराज पुस्तक की भी रचना की। किसने? गांधी ने। ये दक्षिण अफ्रीका में इनके किए गए कार्यों का एक स्वरूप था। आगे देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन पूछा जाता है कब? 1909। बताया जाता है हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन 1909 किसके द्वारा? गांधी। कौन है? गांधी। भारत के बाहर रहकर बहुत इस पे काम किया। हिंद स्वराज, सीधे सवाल पूछा जाता है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो आप बताएंगे गांधी। सीधे सवाल पूछा जाए इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किसने किया है? गांधी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की है? गांधी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गांधी। ये सब काम कहाँ किए हैं? भारत के बाहर। कहाँ किए? भारत के बाहर। आगे देखते हैं। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। साबरमती नदी के तट पर है और साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च की शुरुआत होती है ना। ध्यान रखना है, साबरमती आश्रम से ही दांडी मार्च की शुरुआत होती है, जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत है। साबरमती आश्रम पूछा जाता है कहाँ है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना गांधी करते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना, कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं।
सीधे सवाल पूछा है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस लिए? क्योंकि 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 21 वर्षों के प्रवास के बाद, जिसके तहत उस डेट को, जिस डेट में वापस आते हैं उसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी देखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन प्रीवियस हो, चाहे क्वेश्चन पेपर हो, सॉल्व करिएगा। जो सही किए वो तो ठीक है, जो नहीं सही हो पाते हैं सवाल, उनको हाईलाइट करिएगा। उसके बाद देखो वो सवाल जो गलत किए हो कहाँ से गलत किए हैं, सीधे में उस टॉपिक पे जाना है और उस टॉपिक को ठीक से पढ़ लीजिएगा, दोबारा कभी सवाल वहां से गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आप क्वेश्चन पर फोकस, ये नहीं कि क्वेश्चन गलत हो, हाँ ये क्वेश्चन याद कर लेना। क्वेश्चन गलत हो तो सीधे टॉपिक पकड़ो, टॉपिक को फिनिश कर दो और दूसरी बार वहां से कोई भी सवाल बनेगा आप तुरंत पकड़ लेंगे। क्लियर है ना? तो थैंक यू क्लास, मैं अजय सिंह, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।